आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं उसने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। जब 2 सितंबर की रात 2 बजे के पास एक लड़की की हत्या कर दी गई और उसके 59 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इसके बारे में अड़ोस पड़ोस को किसी को भी जरा भी भनक नहीं थी कि उनके पास में इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। कोई सोच नहीं सकता था उनके पास इतनी बड़ी घटना घटी है। जब दिन जाता गया चलता गया और ये दिन चलते चलते ये जो हत्या की गई थी ये 2 सितंबर को की गई थी और डेट आ चुका था 21 सितंबर। अक्सर महालक्ष्मी अपनी मम्मी से बात करा करती थी। बहुत दिनों से तो उसकी मम्मी को भी वहां पर कॉल नहीं जा रहा था। उसकी मम्मी भी अपने घर पर परेशान थी कि महालक्ष्मी कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या हुआ, किस लिए कॉल नहीं कर रही है। जब अड़ोस पड़ोस के लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई निकल नहीं रहा है, उनको पहले ही डाउट आने लगा था कुछ दिनों में, लेकिन जब स्मेल आने लगी एक गंदी सी बहुत ज्यादा स्मेल, तो उन लोगों के पास महालक्ष्मी का की मम्मी का कांटेक्ट नंबर था। तो उन लोगों ने महालक्ष्मी की मम्मी से कांटेक्ट किया कि आपकी बेटी हमें दिख नहीं रही है और आपके रूम से जो जहां आपकी बेटी रहा करती है वहां से बहुत गंदी सी एक स्मेल आ रही है। तो महालक्ष्मी की एक जुड़वा बहन भी हुआ करती थी जो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो और उनकी मम्मी दोनों ही बहुत जल्दी से वहां पर पहुंचे और पहुंचकर जब उन लोगों ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते उनके होश उड़ने लगे क्योंकि हर तरफ खून के छींटों के निशान, कुछ मांस के टुकड़े और एक अजीब सी गंदी सी स्मेल हर जगह से आ रही थी। और जो खून के छींटे थे वो बहते 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 दिख रहा था कि वो फ्रिज तक पहुंच रहे और फ्रिज पर भी कहीं कहीं बहुत छींटों के निशान थे जिससे जिससे खोला जाता पकड़कर उसके हैंडल में भी खून लगा हुआ था। उनका दिल वहीं पर दहलने लगा था। बट माँ ने हिम्मत कर कर जाकर उसको उसके डोर को जैसे ही खोला, उनके मुंह से एक चीख निकली। महालक्ष्मी का सर फ्रिज के नीचे हिस्से पर रखा हुआ था और उनका पाँव फ्रिज के ऊपरी हिस्से में रखा हुआ था और हर जगह वही लाशों के टुकड़े 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 रखे हुए थे। ये वो तो बेहोशी की हालत में चली गई थी उनकी मम्मी। और वहां पर जो आस पड़ोस के लोग थे वो भागकर वहां पर पहुंचे और कोई वहां पर 10 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा नहीं खड़ा हो पा रहा था, ना वो दृश्य कोई देख पा रहा था। तो अड़ोस पड़ोस वालों ने जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट किया और पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और पुलिस वाले भी ये नजारा और ये सीन देखकर पूरी तरह से हिल चुके थे कि इतना घिनौना जो काम है किसने किया होगा। तो उन लोगों ने फिर फोरेंसिक टीम को बुलाई। फोरेंसिक टीम वहां पर आई और वहां पर वो भी देखते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन हो चुकी थी बॉडी की, पूरी तरह से आप समझिए कितने दिनों से वो बॉडी वहां पर थी। फोरेंसिक टीम को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों ने पोस्टमार्टम के कुछ कर्मचारियों को बुलाया जो इस चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीजों को लेकर, मीन्स वो ये चीज हैंडल करते हुए आते हैं। तो उन लोगों को बुलाकर उनसे भी मदद ली गई और जब ये टुकड़े गिने गए तो पता चला, पहले कहा जा रहा था कि 30 से 29 40 टुकड़े हो गए, बट जब इसे काउंट किया गया सब पीसेस निकालने के बाद तब पता चलता है ये 59 टुकड़े थे, 59। तो यहां से शुरुआत होती है इस केस की। पुलिस को कुछ नहीं पता और किसी को कुछ नहीं पता ये वारदात किसने अंजाम दिया है। हर कोई अपने अपने जगह स्तंभ है, किसी को नहीं पता। पूरे बैंगलोर से लेकर पूरे इंडिया में एक ये आग की तरह न्यूज फैली कि ये कैसे हो सकता है, किसने किया, कौन किया। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि इस वारदात को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने सबसे पहले उनकी मां से पूछताछ स्टार्ट की तो उन्होंने बताया हम मूल रूप से हम नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल के एक छोटे से गांव से आते हैं हम। तो मेरे हस्बैंड ने आज से 35 साल पहले हमें लेकर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने अपना गुजर बसर स्टार्ट किया, कुछ कमाने खाने हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद हमें 2 लड़की हुई, जुड़वा लड़की, जिनका इन्होंने नाम रखा एक का नाम लक्ष्मी और दूसरी का नाम महालक्ष्मी, और उन्हें 2 और लड़के भी हुए। फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि इनकी शादी हुई है काफ़ी टाइम से ये लेकिन अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। 2023 की बात है जब ये अपने हस्बैंड से इनकी जो बातचीत में खटास आने लगी थी। ये जो इनके हस्बैंड थे हेमंत, ये एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाते थे और उस टाइम पे महालक्ष्मी ब्यूटी सेंटर में काम करती थी। बट जब इन लोगों की अनबन स्टार्ट हुई तो इन दोनों अलग हो गए। लड़की रहने लगी हेमंत, जो इनकी जो लड़की थी वो हेमंत जो इनके पापा है महालक्ष्मी के हस्बैंड, उनके साथ रहने लगी थी। और महालक्ष्मी अलग होकर दूसरे इलाके में आकर अपना जॉब पकड़ ली थी एज अ सेल्स वुमेन। अब बात यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब पुलिस वाले पहुंचते हैं हेमंत के पास। पूरा जो डाउट आता है पुलिस वालों का कि हो सकता है हेमंत ने किया हो, क्योंकि जो चीजें इन लोगों के बीच में चल रही है, झगड़ा लफड़ा, शायद से चांसेस, एक जो पहला जो चांस इन लोग के दिमाग में आता है, जो जो शक के दायरे में आता है, वो हेमंत आता है। तो सबसे पहले तेजी से पुलिस पहुंचती है हेमंत के पास। लेकिन पूछताछ में जब हेमंत ने अपना मुंह खोला और बताया कि वो अलग इल्जाम लगा महालक्ष्मी पर कि मेरी वाइफ का अफेयर था एक अशरफ नामक लड़के के साथ, जो उसे अक्सर घर पे छोड़ने, घर से लेकर जाने और घूमने फिरने भी उन्हें बहुत बार इन हेमंत ने इन्हें देखा है कि यहाँ वहाँ वो इस लड़के के साथ घुमा करती थी। तो अब ये जो दूसरा शक जाता है
सीधा आता है अशरफ के ऊपर कि शायद जुर्म अंजाम दिया हो, ये वारदात पॉसिबल है फिर अशरफ ने अंजाम दी हो। पूरा काटा, घड़ी का काटा जो उनका शक है वो अशरफ की तरफ घूम जाता है। अब पुलिस वाले पहुंचते हैं अशरफ के पास। अशरफ अपने शॉप पर ही काम कर रहा होता है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं पुलिस वाले। और वहां पर इसकी बहुत कड़ी पूछताछ स्टार्ट की जाती है कि 20 दिन के बारे में पूरा डिटेल निकाला जाता है। 20 दिन में तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे, कहाँ कॉल किया, कब छुट्टी लिया, कब घर पर गए, पूरी डिटेल्स निकाली जाती है। और हर एक बात को इनके कॉल से, इनके मोबाइल से, इनके लोकेशन से कंफर्म किया जाता है और चश्मदीद गवाह से पूछा जाता है कि आपने यहाँ पे देखा था। हर चीज कंफर्म करने के बाद फाइनली इनको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस फिर से परेशान हो गई कि आखिर करा तो करा किसने, ये वारदात को अंजाम किसने दिया है। तो जब फिर पुलिस कंघालना स्टार्ट करती है सीसीटीवी फुटेज, हर सीसीटीवी को ये कंघालते जाकर हर जगह आसपास के सारे इलाकों को छाना जाता है। हर जगह सीसीटीवी चेक की जाती है कि कुछ तो सबूत मिले। सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है कि स्कूटी 2 सितंबर को उस घर पर के दरवाजे पर, उस बिल्डिंग के गेट पर आकर रुकी थी और जो लोग उससे उतरे उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका था कि इस वारदात को अंजाम ना हेमंत ने दिया था ना ही अशरफ ने। तो अब यहां पर पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि अब पता लगाए कि इन दोनों ने तो नहीं किया है, अब किया किसने है। अब ये पूरी तरह से जांच में जुड़ जाते हैं कि ये लड़का कौन है जिसने यहां पर आकर महालक्ष्मी को घर पर ड्रॉप किया। पुलिस दिन रात देख करके हर एक सुराग को बारीकी से जांचने की कोशिश करी, हर एक सुराग को जुटाने की कोशिश करते 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 फाइनली एक आदमी का और नाम यहां पर आता है जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। फाइनली पूछताछ करते करते मुक्ति रंजन रॉय के भाई तक पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जब उसके भाई से कड़ी पूछताछ होती है तो उसका भाई ये बात सामने रखता है, हाँ मेरे भाई ने मुझे ये बात पूरी डिटेल में बताया कि मेरे से ये गलती हुई, गुस्से में मैंने ये सारी चीज कर दिया। लेकिन वो एक और बात बताता है कि मुक्ति रंजन रॉय का बिल्कुल भी सुसाइड का कोई प्लान नहीं था। उसने आगे 3 महीने तक का प्लान करके रखा था और मुझे उसने कहा था मैं 3 महीने तक छुपा रहूंगा, यहाँ वहां पूरी तरह से घूमूंगा, सिर्फ बचूंगा पुलिस वालों से। और 3 महीने बाद जाकर जब आप समझिए 3 महीने तक उसकी लाश की कंडीशन क्या हो जाएगी, तब मुझे काफी ज्यादा ईजी होगा उस लाश को ठिकाने लगाना। तो मैं 3 महीने बाद जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। इस तरह का प्लान उसने अपने भाई को ऑलरेडी बताया था। और मुक्ति रंजन रॉय अपने भाई के घर पर 9 से 10 दिन ठहरा भी। अब पुलिस वालों को यह जानना था मुक्ति रंजन रॉय गया तो गया कहाँ, अब वो है कहाँ पर। ये सारी चीजों में पुलिस वाले जांच पड़ताल स्टार्ट कर ही रहे थे। उन्हें 22 सितंबर की सुबह एक खबर आती है कि उड़ीसा के एक गांव में एक शव मिला है जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय है। उसने खुद को फांसी लाकर हत्या कर ली है। अब पुलिस वाले जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है उनके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह कब्रिस्तान है जहां पर मुक्ति रंजन रॉय ने फांसी का फंदा लगाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया। और उसके बाद एक डायरी मिली और एक लैपटॉप मिला और डायरी में उसने अपना एक डेथ नोट लिख के रखा था। और इस डायरी में मुक्ति रंजन रॉय ने बहुत क्लियरली लिखा था कि 3 सितंबर की रात के टाइम मैं और महालक्ष्मी उसी रूम में थे और किसी बात पर हमारी बहस हो गई। जो पता चलता है इस बहस किस बात पे हुई, तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी शादी करना चाहती थी जल्दी से जल्दी मुक्ति रंजन रॉय से, बट मुक्ति रंजन रॉय इस चीज को लेकर अवॉइड कर रहा था और टाल रहा था। इस बात पे बहस हो गई और उसने अपने डेथ नोट में लिखा है कि मुझ पर महालक्ष्मी ने हाथ उठाया और इस बात को लेकर मैं इतना एग्रेसिव हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि मैंने उसकी हत्या कर दी। जोर से मैंने किसी चीज से उसके सर पे मारा, जब वो बेहोश होकर गिरी तो मैंने उसकी हत्या कर दी और उसके 59 टुकड़े कर दिए। और ये बात बाद में कुछ टाइम बाद मुझे खुद खलने लगी, मैंने गुस्से में बहुत गलत कर दिया है, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैंने उसे साफ करने की कोशिश भी की जितना मुझसे हुआ, लेकिन मैं वहां पर रुका नहीं गया और मैं वहां से भागकर अपने भाई के घर पे पहुंच गया। मुक्ति रंजन रॉय अपने घर पर, गांव वाले घर पर 1 दिन पहले ही आया था। रात भर अपने घर पे रुका और सुबह होने से पहले स्कूटी लेकर अपने पापा की उस अपने घर से 3 किलोमीटर दूर इस कब्रिस्तान में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल उसकी आत्महत्या को लेकर दूसरी गांव के थाने में मामला दर्ज है और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है और ये केस में अब भी काम जारी है। लेकिन फाइनली बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व किया। तो ये थी आज के केस की इन्फॉर्मेशन। आप समझ सकते हो, देखिए हमने कई बार बहुत से केसेस में देखा है। एक हमने ट्रेन का हादसा देखा था जहाँ पर एक युवक ने जिससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, गुस्से में उसे धक्का मारकर ट्रेन से गिरा के उसकी जान ले ली धक्का देकर। तो गुस्से में इंसान बहुत सी बुरी चीजें कर लेता है, बट वही टाइम होता है जब इंसान को खुद पर कंट्रोल करना होता है, लेकिन उसी टाइम पर इंसान हैवान बन जाता है। तो बस बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है हमें इस केस से भी कि हमें हमेशा अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, लेकिन ये एक हैवान ही कर सकता है, इंसान से पॉसिबल नहीं है।
आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें। बहुत से केसेस आपको हमारे चैनल पे और देखने मिलेगी, ज़रूर आप चेक करें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।